हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम लोग ना इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा MM, ठीक है। अब हमारे पास ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ी लास्ट टॉपिक्स में, हम लोगों ने पढ़े बी सेल्स की लिम्फोमास, ठीक है। बी सेल्स न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट हुआ। उससे पहले हम लोगों ने नाइव बी सेल्स भी पढ़े। अब ये नाइव बी सेल्स में बने कन्वर्ट हुए बी सेल्स बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स। अगर हमारी ब्लड के अंदर बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गई है, मल्टीपल माइलोमा, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं हमारे पास, नाइव बी सेल्स कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, बी सेल्स में, और बी सेल्स कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, एंटी बॉडीज, ओके। एंटीबॉडीज कौन बना रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स, ओके। प्लाज्मा सेल्स, ये बी सेल और ये नाइव बी सेल। तो हमारे पास प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है एंटीबॉडी ज़्यादा हो रही है। अब हम लोग जितने इफेक्ट्स पढ़ेंगे वो ना एंटीबॉडी के रिलेटेड पढ़ेंगे, सिवाय एक इफेक्ट की। वो एक इफेक्ट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास ना जिस वक्त ये जो प्लाज्मा सेल ज़्यादा होते हैं, ये ना क्या करते हैं कि एक्टिवेट कर देते हैं रैंक रिसेप्टर्स को ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर। अच्छा, ये मेरे पास ना एक बोन है, ये जो बोन है ना मेरे पास, इसके अंदर ना हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अब जो मेरे पास ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये बोन की ना फॉर्मेशन कराते हैं, और जो ओस्टियोक्लास्ट है ना, ये बोन की रिजॉर्प्शन या फिर तोड़ना, ब्रोकन डाउन ऑफ ब्रेकिंग, बोन ब्रेकिंग कराते हैं, ठीक है। अब ना ये ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर ना एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं रैंक रिसेप्टर। जब ये एक्टिवेट होता है ना, जब ये क्या होता है, एक्टिवेट, तो मेरे पास पता है क्या होता है, मेरे पास ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है। रैंक एक्टिवेट हुआ तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो गया, और उससे क्या होगी, बोन की ब्रेक डाउन। और ये मेरे पास क्या हो रही है, ब्रोन की ब्रेक डाउन। अब ये जो मेरे पास रैंक को एक्टिवेट करते हैं ना, ये मेरे पास ना प्लाज्मा सेल्स का आ रहे हैं। अब अगर मेरे पास मल्टीपल माइलोमा हो जाए तो प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा, रैंक एक्टिवेशन ज़्यादा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा, तो बोन की ब्रेकडाउन ज़्यादा। बोन ब्रेकडाउन होगा, इसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम, वो किधर जाएगी मेरे पास, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपर कैल्सीमिया। अंडरस्टैंड, समझ लगी यहाँ पे क्या हुआ है। हमारे पास बोन के अंदर दो किस्म के सेल हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन, ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन। ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर मौजूद है रैंक जो है ये एक्टिवेट हो तो हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है। रैंक को एक्टिवेट करता है प्लाज्मा सेल ज़्यादा, रैंक की एक्टिवेशन ज़्यादा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा, एंड बोन ब्रेकडाउन ज़्यादा। बोन में से कैल्शियम किधर चला जाएगा, ब्लड के अंदर, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक हो गया, समझ लगी। अच्छा, तो ये हमारा पास वो इफ़ेक्ट है जो कि किसकी वजह से होता है, एंटीबॉडीज़ का इसमें ताल्लुक नहीं है, बाकी सब में एंटीबॉडीज़ शामिल है, ठीक है। अच्छा, रीड कर लेते हैं। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो, मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ बोन। ये मोस्ट कॉमन है प्राइमरी मैलिग्नेंसी, क्योंकि बोन मैरो में हो रही है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, तो बोन मैरो इन्वॉल्व है, तो बोन इन्वॉल्व है। और हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 ज़्यादा हो रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर 2 में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको, कि किस तरह से ये प्लाज्मा सेल्स की ग्रोथ कराता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इंटरल्यूकिन ज़्यादा हुआ, प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो गया, प्लाज्मा सेल्स की न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो गई। अब हम लोगों ने उसकी देखनी है कि इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहली बोन पेन विद हाइपरकैल्सीमिया। न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट द रैंक रिसेप्टर्स ऑन ओस्टियोक्लास्ट लीडिंग टू बोन डिस्ट्रक्शन, लिटिक पंक्चड आउट skeletal regions seen on X-ray.
ये सबसे ज़्यादा किस में देखे जाते हैं, वर्टिब्रा एंड स्कल। हमारी वर्टिब्रा जो है, बैकबोन और स्कल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास ना इस तरह धब्बे बने हुए हैं, ठीक है। ये धब्बे किस तरह के हैं, स्कल के ऊपर जिस तरह यहाँ पे ना पंच्ड आउट है कि किसी ने यहाँ पे दबाया हुआ है इसको, तो असल में हुआ कि यहाँ से बोन खाई गई है। किसने खाई, ओस्टियोक्लास्ट्स ने, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हाई एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। अच्छा, मैंने बोला कि एंटी प्लाज्मा सेल ज़्यादा है तो एंटीबॉडी ज़्यादा है। एंटीबॉडीज़ क्या है, प्रोटीन्स है ना, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। तो हमारे पास ये क्या हो रही है, प्रोटीन सीरम में ज़्यादा हो रही है, मतलब ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स, और उससे क्या हो रही है, एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। इससे हमारा पता क्या चल रहा है, अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है और उसकी हम लोगों ने देखा है कि जी ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा है, हम उसका पता है क्या करेंगे, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, SPEP, स्पेप करेंगे उसका। उसमें स्पेप में ना हम लोगों को डिफरेंट प्रोटीन्स को ना अलहदा करके ना उनकी क्वांटिटी देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, फिर हमारे पास होते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, और फिर ना ये होते हैं गैमा। गैमा क्या होते हैं, गैमा ग्लोबुलिन्स, मतलब कि एंटी बॉडीज़, मतलब IgGs, ठीक है, आईजीज इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये हमारे पास इस केस में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो हमारे पास जो इस मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट का स्पेप करेंगे ना, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो इस तरह होगा। ये क्या होगी हमारे पास, एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, और गैमा की एक एम स्पाइक मौजूद होगी। इसको हम क्या कहते हैं, एम स्पाइक, ठीक है। ये क्या है, एम स्पाइक, एक किस्म का ये नॉर्मल थी, ये ज़्यादा नहीं है, इस तरह है ये। एक किस्म की इसकी विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, एम स्पाइक। एम स्पाइक में एम का मतलब ये नहीं है कि IgM ज़्यादा होगी, एम का मतलब है मोनोक्लोनैलिटी, मतलब या हमारे पास मोनोक्लोनल IgA ज़्यादा होंगे या हमारे पास IgM ज़्यादा होंगे, दोनों ज़्यादा हो सकते हैं, IgA ये नॉर्मली या IgM, ओके। तो ये रीड कर लेते हैं हम लोग। एलिवेटेड सीरम प्रोटीन न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन्स, एम स्पाइक इज प्रेजेंट ऑन सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हमने ना ब्लड को ऐसे करके एक सेंट्रीफ्यूज में डाल के घुमा देते हैं, उससे वो ना डिफरेंट अपने मैस के मुताबिक ना डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। जिस तरह दूध को अगर हम इस तरह कर दें तो मलाई ऊपर आ जाती है दूध की, क्योंकि वो उसका डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आ जाती है, मैस कम है। तो इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन्स है ना हमारे ब्लड की, वो भी ना डिफरेंट इस तरह करके हमने डाला एक सेंट्रीफ्यूज में और उसको घुमा दिया, तो हमारे पास ये डिफरेंट जो है ना वो अपने आप को उसमें डिवाइड कर लेती हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आ जाता है किस्म का एल्ब्यूमिन, फिर हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, फिर बीटा, फिर नॉर्मली इतना होता है क्या, गैमा। तो इस केस में क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया, गैमा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो होप से समझ लगी होगी एम स्पाइक की। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम स्पाइक मल्टीपल माइलोमा में, एम स्पाइक, M ठीक है, एम 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 मल्टीपल माइलोमा में एम स्पाइक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की ज़्यादा है भाई, एंटीबॉडीज़ तो ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। अब वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एंटीजन्स के लिए डिफरेंट प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होते हैं, और डिफरेंट प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीजन्स, एंटीबॉडी सॉरी। मतलब कि मेरी बॉडी में एक आया क्या, एंटीजन, इसके अगेंस्ट मैंने एक्टिवेट किया प्लाज्मा सेल को, और उसने क्या बनाए, एंटीबॉडीज़ नॉर्मली, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में।
लेकिन अगर मेरे पास ये वाले प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि इसकी एंटीबॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा, इसकी बनाई गई एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन मेरे पास एक न्यू एंटीजन आया है, उसके लिए कोई प्लाज्मा सेल बना ही नहीं, उसके लिए प्लाज्मा सेल बना ही नहीं, या बने तो बहुत थोड़े बने। समझ लगी ना कि एक एंटीजन के अगेंस्ट मोनोक्लोनैलिटी का मतलब है कि सेम, मोनो मतलब सेम, क्लोनल मतलब एक जैसे, ठीक है। तो एक जैसे एक एंटीजन के अगेंस्ट हमने इतने ज़्यादा प्लाज्मा सेल बना दी और इतनी एंटीबॉडीज़ बना दी कि डिफरेंट दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा सेल्स कम हो गए, तो एंटीबॉडीज़ कम हो गई, तो हमारे पास क्या होगी, इन्फेक्शन का ज़्यादा, इन्फेक्शन ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि ये एंटीबॉडीज़ इसको ख़त्म कर देंगे, इसके लिए तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए ना। अच्छा जी, उस इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना, क्योंकि क्यों है, लैक ऑफ एंटीजेनिक डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी नहीं है हमारे पास, इसी के अगेंस्ट सारे बन गए एंटीबॉडीज़, इसके अगेंस्ट नहीं बने, डाइवर्सिटी होनी चाहिए ना। तो हमारे पास जो है ना, इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा, मोस्ट कॉमन कॉज डेथ क्या है, इन्फेक्शन। फिर हमारे पास ना लाइट चेंज होती है, हमारे पास ये ज़्यादा होती है। अच्छा, ये क्या सीन है, एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर, नॉर्मल नॉट अ पेशेंट, नॉर्मल पर्सन के अंदर हमारे पास ना बॉडी बनाती है क्या, लाइट, हैवी चेन एंड लाइट चेन, और दोनों मिल के क्या बनाते हैं, एंटी बॉडी, ठीक है। दोनों ने मिल के क्या बनाना होता है, एंटीबॉडी। तो हमारे पास इस मल्टीपल माइलोमा की केस में लाइट चेन जो है ना, याद रखना, लाइट चेन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, हैवी चेन से ज़्यादा क्या हो जाएंगी, लाइट चेन। अब ये लाइट चेन जब ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो ये डिफरेंट काम बिगाड़ेंगी हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट काम बिगाड़ेंगी। उसमें नंबर 1 सर फहरिस्त जो है ना, वो है जाके हमारी ना जो ब्लड है, सबसे पहले तो ब्लड में क्या करेगी, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स, उनकी ना उनके ऊपर कोई स्पेशल चार्ज मौजूद होता है, उनके ऊपर क्या होता है, स्पेशल एक ना चार्ज मौजूद होता है, जो कि ना क्या करता है, उनको ना एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है, ठीक है। एक स्पेशल किस्म की ना उनमें ना एक दूसरे के अगेंस्ट चार्जिंग होती है, मतलब सबके ऊपर सेम ही चार्ज होगा ना, एक जैसा, ठीक है। तो ये अगर थोड़े से ये नेगेटिव हो गए, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव के अगेंस्ट क्या आपस में चिपकेंगे जाके, नहीं, थोड़ी सी एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कहेंगे उसको, अट्रैक्शन के ऑपोजिशन, अट्रैक्ट के नहीं, मतलब जैसे अट्रैक्ट का ऑपोजिट जो भी होता है, ठीक है, कि एक दूसरे को रिपेल रिपेल करेंगे थोड़ा सा, तो जुड़ेंगे नहीं। अगर हमारे पास ये लाइट चेन ज़्यादा हो जाए ना, तो ये क्या करता है, इसकी ना चार्ज को ख़त्म कर देता है। चार्ज जब ख़त्म हो जाता है ना, तो डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स आपस में जुड़ के ना क्लम्प्स बना लेते हैं इस तरह के, इसको हम लोग क्लम्पिंग को क्या कहते हैं, रिलॉक्स, रिलॉक्स फिनोमिना, ठीक है, रिलॉक्स फॉर्मेशन। ये देखो, रिलॉक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज ऑन ब्लड स्मीयर इंक्रीज सीरम प्रोटीन, डिक्रीजेस चार्ज बिटवीन रेड ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइट चेन है ना, ये और क्या करते हैं, ये जाके ना हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स में ना डिपॉजिट हो जाते हैं, और ना अमाइलोडोसिस कर सकते हैं, अमाइलोड बना सकते हैं। मतलब कि ये रेड ब्लड जा रहा था, ये लेट्स सपोज क्या है, मेरी किडनी है, किडनी में जाके ना ये डिपॉजिट हो जाएंगे, कौन, डेपोजिशन हो जाएगी, डेपोजिशन, डेपोजिशन ऑफ लाइट चेन, और ये क्या कर देंगे, अमाइलॉइड बना देंगे, अमाइलॉइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, एल अमाइलॉइड, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है। उसके बाद ये हमारे पास जिस वक्त ये लाइट चेन ज़्यादा हो गई हैं, तो ये हमारे पास सूसू में से रिलीज़ होंगे। जब हमारे सूसू में से रिलीज़ होंगे ना, तो ये हमारे ना क्या करते हैं, इंक्रीज्ड प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया, और उसको हम लोग कहते हैं बेंस, बेंस जोन्स प्रोटीन्स,
बेंस जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। ये यहाँ से पढ़ते हैं। प्राइमरी एल अमाइलोडोसिस, फ्री लाइट चेन सर्कुलेट्स इन सीरम एंड डिपॉजिट इन टिश्यूज़, डिफरेंट टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएंगी क्या, फ्री लाइट चेन्स। उसके बाद प्रोटीनूरिया, फ्री लाइट चेन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज बेंस जोन्स प्रोटीन्स। और अगर ये डिपॉजिट हो जाए किडनी में तो हमारे पास क्या कर सकती है, माइलोइड किडनी, माइलोमा किडनी विच इज़ रीनल फेलियर। ये हमारे पास अगर बेंस जोन्स प्रोटीन्स किडनी में डिपॉजिट हो जाए तो हमारे पास क्या कर सकती है, माइलोमा किडनी, वो क्या है, रीनल फेलियर है किस्म का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिव्यू। नंबर 1, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल ज़्यादा तो हमारे पास क्या ज़्यादा, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा तो वो क्या कर सकती है, नंबर 1 प्रोटीनूरिया, प्रोटीन लेवल, सॉरी हाई प्रोटीनीमिया, मतलब ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा। ब्लड में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा, गैमा। तो हमारे पास क्या शो होगा, एम स्पाइक। नंबर 2, ये हमारे पास क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंक को एक्टिवेट, उससे क्या होगा, जो बोन्स हैं उसमें लाइटिक लीजन्स, उससे क्या होगा, ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया। और हमारे पास बोन्स के ऊपर क्या हो जाएंगी, धब्बे, जो ज़्यादा कहाँ पे हैं, स्कल और वर्टिब्रा में। फिर हमारे पास ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही किस्म की एंटीजन जो है ना वो बनी जा उस एक ही किस्म के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, उसके बाद हमारे पास रिलॉक्स फॉर्मेशन हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास लाइट चेन ज़्यादा बन जाती है, हैवी चेन ज़्यादा क्या बन रही है, लाइट चेन। वो हमारे पास जो है ना प्रोटीन्स डिफरेंट जो है ना, वो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो एक दूसरे के अगेंस्ट थोड़ी सी रिपल्शन है उसको ख़त्म कर देते हैं, चार्ज ख़त्म करके। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो रिलॉक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या कर सकते हैं, दे कैन कॉज अमाइलोइडोसिस थ्रू द डेपोजिशन ऑफ फ्री लाइट चेन इन डिफरेंट टिश्यूज़। फिर हमारे पास ये किडनी में अगर डिपॉजिट हो जाए तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, माइलोमा किडनी, और ब्लड और यूरिन में से अगर निकलते हैं तो प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीनूरिया, दैट इज़ बेंस जोन्स प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे पास लाइट चेन ने क्या किया, नंबर 1 अमाइलोडोसिस, नंबर 2 बेंस जोन्स प्रोटीन, नंबर 3 रेनल फेलियर और माइलोमा किडनी, और हमारे पास रिलॉक्स फॉर्मेशन भी हो गया। और हमारे पास रैंक एक्टिवेशन हुआ तो ऑस्टियोक्लास्ट और एम स्पाइक, एम याद रखना, मल्टीपल माइलोमा एम स्पाइक। और वह ज़रूरी नहीं आईजीएम का भी हो, आईजीएम और आईजीए दोनों का हो सकता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है एमगस। व्हाट इज एमगस, एमगस मींस मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अंडर डिटरमाइंड अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। अच्छा, मोनोक्लोनल गैमोपैथी हो रही है, मतलब हमारे पास ना एक ही किस्म के आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एक ही किस्म के हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 चीज़ एम स्पाइक। लेकिन this was also present in multiple myeloma, but the difference is we will not see any kind of lytic bone lesions, we will not see hypercalcemia, we will not see AL amyloidosis, we will not see Bence Jones proteinuria, we will not see multiple myeloma kidney। मतलब कि जितने भी क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास मल्टीपल माइलोमा में शो हो रहे थे उनमें से कोई भी एमगस में शो नहीं होगा सिवाय एम स्पाइक के। अच्छा, तो हमारे पास ये जो है ना एमगस, ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, मल्टीपल माइलोमा में। मतलब कि ये सारे के सारे जो फीचर्स थे हमारे पास, लिटिक बोन लीजन्स, हाइपरकैल्सीमिया, एएल अमाइलॉइड, या बेंस जोन्स प्रोटीनूरिया, या फिर माइलोमा किडनी, ये सब शो हो सकते हैं। बट राइट नाउ देयर इज़ ओनली एम स्पाइक प्रोटीन विच मीन्स कि हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा हैं, दैट्स इट, एमगस, ठीक है। Then we have Waldenstrom macroglobulinemia। अच्छा, what is Waldenstrom, तो हमारे पास किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया। what is macroglobulinemia? मैक्रो मीन्स बड़ा, ग्लोबुलिन मीन्स एंटीबॉडी। तो हमारे पास सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन सा होता है, आईजीएम। मैंने इस तरह याद किया हुआ है कि ये बाकी ना इस तरह होते हैं,
ऐसे और ये और ऐसे, ठीक है। ज़्यादातर इस तरह 2 की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये 5 आपस में जुड़े होते हैं। किस तरह से? 1 2 3 4 और इस तरह करके ना 5 पेंटामर होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मैंने इस तरह याद किया, M 1 2 3 4 5, इसके 5 कोने हैं, तो ये पेंटामर है, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो IgM इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ओके। वेल्डनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया में हमारे पास IgM की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये है क्या? इट्स अ बी सेल लिम्फोमा। इट्स अ बी सेल लिम्फोमा विद मोनोक्लोनल IgM प्रोडक्शन। IgM ज़्यादा तो मतलब इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा, इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है प्रोटीन लेवल ज़्यादा, तो M स्पाइक हमारे पास शो होगा। अच्छा जी, जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों ने इसको बोला लिम्फोमा। हमने क्या बोला इसको? लिम्फोमा। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? लिम्फोडेनोपैथी मतलब कि जो हमारे पास वो होती है लिम्फ नोड्स, उसमें एक किस्म की वो हो जाएगी ना, हाइपरप्लेजिया, बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीज एम स्पाइक, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज IgM? IgM इज पेंटामर। इट्स सच बिग प्रोटीन दैट इट कैन मेक ब्लड थिक। हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। इस वक्त वो थिक हो जाएगा तो वो जब स्मॉल कैपिलरीज से ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है? हिमोरेजिस कर सकता है। स्मॉल कैपिलरीज में से थिक ब्लड गुजर है तो क्या करेगा वो? हिमोरेजिस। मतलब कि अगर रेटिना में से गुजर है तो रेटिना में वो ब्लड कैपिलरीज को फाड़ सकता है, ठीक है। अगर वो ब्रेन की किसी ब्लड कैपिलरी से गुजर रहा है तो वहाँ पे हिमोरेज हो सकती है, वो फट सकती हैं कैपिलरीज, क्योंकि ब्लड बहुत थिक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो सकता है। तो क्योंकि सब ये हो क्यों रहा है? हाइपर विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद विस्कस से प्रोटीन हो जाता है ना, तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन भी डिफेक्टिव हो जाती है। प्लेटलेट्स भी डिफेक्टिव एग्रीगेट करते हैं तो हिमोरेज भी हो रहा है और उसके बाद ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा फरीसिस से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। प्लाज्मा फरीसिस में हम लोग जो होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? प्लाज्मा फरीसिस, प्लाज्मा चेंज। तो हम लोग ना प्लाज्मा को चेंज कर देते हैं, ब्लड के प्लाज्मा को। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर लैंगरहैंस सेल्स हिस्टियोसाइटोसिस विच इज़ अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल टॉपिक। तो वो हम लोग कल करेंगे। एंड आवर चैप्टर नंबर 6 और हमारी सीरीज़ में 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 वेस्कुलर पैथोलॉजी। वी हैव डन 1 2 3। तो हमारी एक किस्म की ब्लड की पैथोलॉजी कल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कार्डियो वेस्कुलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्डियो इज़ कार्डिक एंड वेस्कुलर इज़ दिस कार्डियो वेस्कुलर। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक।